हेलो एवरीवन, माय नेम इज चरणजीत सिंह और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल बेसिक्स टू ब्रिलियंस पर, जिसमें हम लोग बेसिक्स को बनाएंगे अपनी सुपर पावर और ब्रिलियंस को बनाएंगे अपनी डेस्टिनी। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स के बारे में। बहुत सी बार पेरेंट्स, स्टूडेंट्स या कुछ एक टीचर्स के साथ बात करते हुए मैंने ये पाया है कि हर कोई चाहता है कि स्टूडेंट्स के बेसिक्स पर काम किया जाए, उनके मैथ्स को और भी ज्यादा अच्छा बनाने के लिए। इवन स्टूडेंट्स भी चाहते हैं, उनको एक स्टेज पर जाकर पता चल जाता है कि मैं मैथ्स में जो पीछे रह रहा हूँ उसका कारण क्या है, कि मुझे बेसिक्स में प्रॉब्लम है। ऐसे टाइम पर स्टूडेंट्स को चाहिए एक अच्छा रोड मैप, जो कि उनको कभी कभी प्रोवाइड नहीं हो पाता। इसलिए इस वीडियो में आपको उन टॉपिक्स की लिस्ट मिलेगी जो कि 6 टू 8th क्लास तक बच्चों को पढ़ाए जाते हैं, जो बच्चे सीखते हैं और आगे चलकर यही काम करते हैं एज अ बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स। तो आप चाहे आज 6th से 8th क्लास के बीच में हैं, तब भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे आप 9th या 10th क्लास में हैं, अगर आप 9th और 10th क्लास को बढ़िया बेहतरीन बनाना चाहते हैं, तो आपको बेसिक्स आना बहुत ही जरूरी है। चाहे आप कोई पेरेंट है जो कि चाहता है कि मेरे बच्चे के बेसिक्स अच्छे हो जाएं, तो किन टॉपिक्स पर काम करना है, ये वाली वीडियो आपको हेल्प करने वाली है। या फिर आप एक टीचर या ट्यूटर हैं जो चाहते हैं कि बच्चों को सपोर्ट की जाए, लेकिन वो जो क्रक्स है, वो जो प्रेसिंग पॉइंट आप ढूंढ रहे हैं, वो आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो मैं आपके साथ सभी टॉपिक्स को शेयर करता जाऊंगा कि उन टॉपिक्स में किन पॉइंट पर आपको ध्यान देना है। दोस्तों, सबसे पहले आपको जो काम करना है स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के सीक्रेट को अनलॉक करने के लिए, वो काम ये है कि आपको थोड़े से गट्स दिखाने हैं। बीइंग अ स्टूडेंट, हो सकता है कि आज आप 8th 9th या 10th क्लास में पहुंच गए हैं, लेकिन अभी भी आपको बेसिक्स में प्रॉब्लम है। अभी भी आपको लगता है कि मेरे फंडामेंटल्स पर काम करने की जरूरत है। तो आपको थोड़ी हिम्मत दिखानी है। अगर वो टॉपिक 6th क्लास का है, तो इसमें शर्म नहीं महसूस करनी है कि मुझे 6th क्लास का टॉपिक पढ़ाया जा रहा है या मैं 6th क्लास का टॉपिक पढ़ने वाला हूं। हिम्मत दिखानी है और बुक उठाकर जिस भी टॉपिक का नाम मैंने लिस्ट में डाला होगा, उसको एक बार अच्छे से सीख लेना। हमारी जो लाइफ है वो एक लर्निंग जर्नी है। हम हर स्टेप पर लाइफ के सीखते हैं। तो जब पढ़ाई में बेसिक्स हमारी लाइफ में एक अहमियत रखते हैं, तो क्यों ना हम एक बार अच्छे से इनको सीख लें। और मेरा यकीन मानिए, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, जो खुशी मैंने स्टूडेंट्स के चेहरे पर देखी है एक बार बेसिक्स को सीख करके इतना स्मूथली मैथमेटिक्स को सॉल्व करते हुए, उसकी एक अलग ही अहमियत है। वो आपकी लाइफ में चार चांद लगा देने वाला है। तो चलिए, बिना टाइम गवाए हम जल्दी से उन टॉपिक्स को देख लेते हैं जिनको पढ़कर हम अपने बेसिक्स को अच्छा बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि सबसे पहला टॉपिक कौन सा है जिसके ऊपर आपको मास्टरी करनी है। तो सबसे पहला टॉपिक है दोस्तों, टेबल्स। तो आपको टेबल्स जो है, जिसको हम पहाड़े बोलते हैं हिंदी में, वो आपको 20 तक याद होने चाहिए। 20 तक के टेबल्स आपको याद होने चाहिए। ऐसे ही आपको स्केयर्स, परफेक्ट स्केयर नंबर्स, यानी 1 का स्केयर 1, 2 का स्केयर 2 मल्टीप्लाई 2 दैट इज 4, 3 का स्केयर 3 मल्टीप्लाई 3 दैट इज 9। इस तरीके से ये भी 20 तक याद होने चाहिए। और क्यूब्स, यानी 1 का क्यूब 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 दैट इज 1, 2 का क्यूब 2 मल्टीप्लाई 2 दैट इज 8। इस तरीके से आपको 10 तक एटलीस्ट याद होने चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि रटना जरूरी नहीं है, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, लेकिन मेरी बात मानिए, रट्टाफिकेशन भी हेल्प करता है। जरूरत पड़ने पर जब आप टेबल्स, स्केयर्स और क्यूब्स को अच्छे से जान पाओगे, तो आपकी कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो जाएगी। कंपैरेटिवली आप जल्दी सॉल्व कर पाओगे। टेबल्स को अच्छे से सीखना मतलब आपकी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन फास्ट हो जाएगी, जो कि आपकी कैलकुलेशन में आपका कॉन्फिडेंस लेकर आएगी। इन तीनों चीजों को याद करना कोई बर्डन नहीं है, ये मैथ्स का एक फिटनेस वर्कआउट है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी मैथ्स की गाड़ी अच्छे तरीके से चले, स्लो ना चले, तो आपको टेबल, स्केयर और क्यूब्स को याद करना होगा। उसके बाद ही जो इन चीजों को अप्लाई करने का खेल है वो शुरू होता है। और टेबल, स्केयर और क्यूब्स को अप्लाई करने की जो बैटलफील्ड है, वो होता है अर्थमेटिक ऑपरेशंस। जी हाँ, अर्थमेटिक ऑपरेशंस। अर्थमेटिक ऑपरेशंस मींस ये वो बेसिक ऑपरेशन है जो हो सकता है आपने ग्रेड 2 से सीखना स्टार्ट कर दें। इसमें आपका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन आ जाता है। तो अगर आप 6th 7th 8th 9th या 10th के स्टूडेंट होंगे, तो डेफिनेटली आपको ये सब कुछ अच्छे से आता होगा। लेकिन प्रॉब्लम बच्चों के लिए तब खड़ी हो जाती है जब इनको एक सही ऑर्डर या सही सीक्वेंस में अप्लाई करना पड़ता है, और उसमें सबसे अहम भूमिका निभाता है हमारा बॉड मास।
इस बात को समझिए बच्चों कि बॉड मास एक क्लियर कट इंस्ट्रक्शन है कि सबसे पहले हमें ब्रैकेट को लगाना है, फिर ऑर्डर को निभाना है, फिर डिवाइड और मल्टीप्लाई को चलाना है और सबसे बाद में एडिशन और सब्ट्रैक्शन को चलाना है। अगर आप इस ऑर्डर को फॉलो करते हैं तो आपकी कैलकुलेशन कभी गलत नहीं होगी। इसको कैसे करना है उसको हमें ढंग से सीख लेना है। इवन कई बार मैं देखता हूँ 9th 10th में जाने के बाद भी बच्चों को डिवीजन में प्रॉब्लम आती है। उसका रीजन कहीं ना कहीं टेबल्स में है, कहीं ना कहीं उनको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आने का कारण डिवीजन बन जाता है। तो इसको बहुत ही सीरियसली आपको लेकर चलना है। नेक्स्ट टॉपिक की अगर मैं बात करूं तो वो एक रोड मैप प्रोवाइड करते हैं, मैथमेटिक्स का जीपीएस है वो, तो उसको हम कहते हैं नंबर सिस्टम। आप किसी भी ऑपरेशन को अप्लाई कर रहे हो, आप ऐड कर रहे हो, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो या मल्टीप्लाई कर रहे हो, आप कोई भी कैलकुलेशन कर रहे हो, सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि आप एक्चुअल में किस टाइप के नंबर्स को कर रहे हैं। इसमें नेचुरल नंबर्स जो कि 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन होते हैं, होल नंबर्स जो कि 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन होते हैं, और इंटीजर्स जिसमें नेगेटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स और जीरो आ जाता है, और उसके साथ साथ रैशनल नंबर्स। पर्टिकुलरली इसकी डेफिनेशन को अच्छे से समझना है। अगर आपको इन नंबर सिस्टम की इंफॉर्मेशन नहीं है तो आप मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन में फंस कर रह जाओगे, खो जाओगे, आपको मुश्किल आएगी। नेक्स्ट टॉपिक की अगर मैं बात करूं तो ये आपका नंबर सिस्टम को लेकर के एक नंबर को देखने का नजरिया यानी पर्सपेक्टिव डेवलप करेंगे। इनको हम कहते हैं फैक्टर्स और मल्टीपल। इनको अंडरस्टैंड करना क्यों जरूरी है? क्योंकि फैक्टर्स और मल्टीपल्स आपको बताते हैं कि एक नंबर के अंदर कौन से नंबर छुपे हुए हैं। यानी अगर आप 4 को देख रहे हो, अगर आप फैक्टर्स और मल्टीपल्स को ढंग से पढ़ते हो तो आप समझोगे कि 4 का 2 के साथ भी रिलेशन है, 1 के साथ भी रिलेशन है, 4 का 8 भी के साथ भी रिलेशन है और 12 के साथ भी रिलेशन है। इन्हीं टॉपिक्स के अंदर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपकी कैलकुलेशन पर कदम कदम पर आपको हेल्प करने वाले हैं, उन टॉपिक्स में हमारे पास डिविजिबिलिटी रूल्स, प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। और एक टिप आपको बता देता हूं जो आपको ध्यान में रखनी है इस टॉपिक को पढ़ते हुए, कि जो 1 है वो ना तो प्राइम नंबर है और ना ही एक कंपोजिट नंबर है। ऐसा क्यों है, इसको जान लेना है। आपकी प्राइम और कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन अपने आप क्लियर हो जाएगी। प्राइम फैक्टराइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन इसी वीडियो में हम कुछ एक आगे टॉपिक देखेंगे जो कि प्राइम फैक्टराइजेशन एचसीएफ और एलसीएम के बिना करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए फैक्टर्स और मल्टीपल्स को आपको बहुत ही अच्छे से सीखना है। एलसीएम और एचसीएफ को निकालना सीख लेना है। अब एचसीएफ और एलसीएम निकालने की अगर मैं बात करूं तो मुझे दोनों को करवाने के लिए 3 मेथड आते हैं और ये आजमाई हुई चीज है दोस्तों। एक 6th क्लास का बच्चा तीनों मेथड से एचसीएफ और एलसीएम निकाल लेता है। तो क्या बताइए ये बेसिक में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? और आपको भी अगर आप 9th 10th में पहुंच चुके हैं, अच्छे से ये टॉपिक्स को करना आना चाहिए। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये है फ्रैक्शन और डेसिमल्स। स्टूडेंट्स जब कैलकुलेशंस करते हैं, मैंने देखा है अगर तो वो कोई होल या नेचुरल नंबर हो तो इजीली उसको टैकल करना सीख जाते हैं, इजीली उसको हैंडल करते हैं। लेकिन जब वो क्वेश्चन में देखते हैं कि फ्रैक्शन और डेसिमल जैसे नंबर्स आ चुके हैं तो वो घबरा जाते हैं कि अब इसको मल्टीप्लाई कैसे करें, डिवाइड कैसे करें। वहां पर उन्हें प्रॉब्लम आती है, अटक जाते हैं। लेकिन अगर मैं डेली लाइफ की बात करूं तो रियल लाइफ मैथमेटिक्स ही डेसिमल और फ्रैक्शन से भरा हुआ है। तो आपको फ्रैक्शंस और डेसिमल टॉपिक में अच्छे से इन दोनों की डेफिनेशंस को समझना है, कितने टाइप के फ्रैक्शंस होते हैं, कौन कौन से फ्रैक्शंस होते हैं, उसको अच्छे से सीखना है। फ्रैक्शंस को कंपेयर कैसे किया जाता है कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, कौन सा फ्रैक्शन छोटा है, इसको समझना है। डेसिमल को कैसे कंपेयर करेंगे, कौन सा डेसिमल बड़ा है, कौन सा छोटा है, इक्वल कैसे है डेसिमल्स, उसको समझना है। नंबर लाइन पर फ्रैक्शन हो चाहे डेसिमल हो, उसको रिप्रेजेंट कैसे करना है, इस चीज को समझना है। और नो डाउट आपको इसका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को समझना है। जब आप ये करने जाओगे तब आपको पता चलेगा कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस करने के लिए आपको एलसीएम और एचसीएफ की जरूरत है। और एलसीएम और एचसीएफ करने के लिए आपको प्राइम फैक्टराइजेशन समझ में आनी चाहिए, और प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए आपको प्राइम नंबर समझ में आने चाहिए, और प्राइम नंबर्स को समझने के लिए आपको फैक्टर्स और मल्टीपल्स की समझ होनी चाहिए, और फैक्टर्स और मल्टीपल्स की समझ आने के लिए आपको टेबल्स अच्छे से आने चाहिए। इसीलिए मैं कह रहा हूं एवरीथिंग इज इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है, इसलिए आपको इस टॉपिक को ध्यान से करना है दोस्तों। और मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन और डेसिमल की इंटर कन्वर्जन, अगर आप इसको सीख लेते हो तो आपको नंबर्स का देखने का नजरिया बदल जाएगा। आप समझ जाओगे कि जब आधा केजी की बात हो रही है क्यों उसको 500 ग्राम कहा जाता है। आप समझ जाओगे कि अगर 100 सेंटीमीटर की बात हो रही है उसमें 1 मीटर कैसे होता है।
तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैंने इसको नंबर 5 पे रखा है। नेक्स्ट इज रेशियो, प्रोपोर्शंस एंड परसेंटेजेस। ये भी हमारी डेली लाइफ में बहुत काम आते हैं। चाहे आप 2 चॉकलेट्स को 3 दोस्तों में बाँट रहे हो या फिर आप परसेंटेज अपने मार्क्स की निकाल रहे हो, काम तो बहुत आने वाले हैं ये टॉपिक। रेशियो एंड प्रोपोर्शन में आपको रेशियो और प्रोपोर्शन निकालना आना चाहिए। यूनिटरी मेथड, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये वही टॉपिक है जो कि लिंक करता है कि अगर एक पेन की कॉस्ट 5 रुपए है तो 10 पेन की कॉस्ट कितनी होगी। इसी को यूनिटरी मेथड कहते हैं। लेकिन इसको करने का जो तरीका है वो एक बार आपको ढंग से सीख लेना है। आपकी जो यूनिट्स की कन्वर्जन है, चाहे मैथमेटिक्स में, चाहे केमिस्ट्री में, चाहे फिजिक्स में, बहुत ही ज्यादा अच्छी हो जाएगी। और परसेंटेज को कैलकुलेट करना तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी क्लास में हो, जब भी आपसे अगर कोई मार्क्स पूछेगा, उसकी परसेंटेज ही पूछेगा। तो यार एक बार बैठकर सीख लो ना कि कैसे परसेंटेज निकालते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर जितने भी हमारे प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चंस होते हैं, उसमें भी ये बहुत हेल्प करते हैं। तो इसको अच्छे तरीके से सीखना जरूरी है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा ज्योमेट्री का अब तक डिस्कस क्यों नहीं हुआ। कुछ बच्चों को ये आसान लगता है और कुछ को ये कंफ्यूजिंग लगता है। लेकिन अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलते हो तो आप ज्योमेट्री से लेकर के पूरी की पूरी दुनिया में जो ब्रिजेस बने हुए हैं, जो ड्राइंग्स बनी हुई है, उनको भी अंडरस्टैंड कर सकते हो। तो जब मैं ज्योमेट्री की बात करता हूँ, इसमें सबसे पहले हमें लाइंस और एंगल्स के बारे में सीखना है। लाइंस, लाइन सेगमेंट, रे, इनमें क्या डिफरेंस है? एंगल्स, अक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, स्ट्रेट एंगल, कंप्लीट एंगल, इन सभी एंगल्स के बारे में हमें पता होना चाहिए। अगर कर्व्स और पॉलीगन्स की बात करूं तो सिंपल कर्व्स कौन सी हैं, उनके बारे में हमें पता होना चाहिए। सिंपल क्लोज्ड कर्व्स कौन सी है और कौन सी सिंपल क्लोज्ड कर्व्स को हम पॉलीगन्स कहते हैं, और पॉलीगन्स की आगे कौन-कौन सी टाइप्स हैं। इन सभी टॉपिक्स को हमें पढ़कर चलना और उन्हीं पॉलीगन्स में ये 2 पॉलीगन्स को आपको ज्यादा डिटेल में पढ़ना है, जिसमें कि ट्रायंगल्स और क्वाड्रिलेटरल्स आ जाते हैं। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ट्रायंगल्स और क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज के साथ-साथ इनकी टाइप्स को भी समझें। कब हम ट्रायंगल्स को स्केलिन ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल या फिर आइसोसेलेस ट्रायंगल के हिसाब से देखते हैं, और कब हम ट्रायंगल्स को अक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल या फिर ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल के हिसाब से देखते हैं। क्वाड्रिलेटरल्स में स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोहम्बस, पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम, काइट, इन सब का कुछ आपस में रिलेशनशिप है। कब एक पैरेललोग्राम जो है वो रेक्टेंगल बन जाता है, कब एक रेक्टेंगल स्क्वायर बन जाता है, कब एक रोहम्बस स्क्वायर बन जाता है। तो ये ऐसे छोटे-छोटे क्वेश्चंस के जब आप आंसर करते हुए आगे बढ़ोगे, आपकी ज्योमेट्री बहुत अच्छी हो जाएगी। और सर्कल्स, वाव टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सर्कल की डेफिनेशन से लेकर के इसके पार्ट्स तक आपको पता होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि डायमीटर और रेडियस में क्या रिलेशनशिप होता है, सेगमेंट और सेक्टर में डिफरेंस क्या होता है, कॉर्ड क्या होती है और रेडियस क्या होता है। तो इन छोटे-छोटे क्वेश्चंस को जब आप हल करते जाओगे, तो आप क्या पाओगे कि आपकी ज्योमेट्री भी अच्छी होने लगी है। अब ये सारी शेप्स के बारे में तो हमने पढ़ा, जब हम इनको मेजर करना स्टार्ट करते हैं, तो हमारे पास चैप्टर आता है मेंसुरेशन। इसमें हम पेरीमीटर, एरिया या सरफेस एरिया, वॉल्यूम, ये सारी चीजों को कैलकुलेट करते हैं। अब ये कैलकुलेट करने के लिए हमें इंपॉर्टेंट चीज क्या चाहिए? हमें शेप्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए और यहाँ पर इंपॉर्टेंट फॉर्मूले काम में आते हैं। वही फॉर्मूले जो कि आपको याद करके अच्छे से अप्लाई करने आने चाहिए। तो मेंसुरेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अब मैं बात करता हूँ अलजेब्रा की। तो अलजेब्रा दोस्तों कुछ एक बच्चों को स्टार्टिंग से ही बहुत कंफ्यूजिंग लगता है। तो आज भी अगर मैं 10th या 9th क्लास के स्टूडेंट को भी अलजेब्रा समझाता हूँ ना, तो मुझे स्टार्टिंग से करवाने में बहुत मजा आता है, क्योंकि जब बच्चे का माइंड बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर रहता है और उसकी आंखों में जो चमक होती है सीखते हुए चीजों को आगे बढ़ने की, उसे देखकर बहुत मजा आता है। तो अलजेब्रा में सबसे पहले स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि कांस्टेंट और वेरिएबल में डिफरेंस क्या है, किस तरीके से अलजेब्रिक टर्म्स बनती हैं, किस तरीके से अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बनते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से हम लोग पॉलिनोमियल्स की ओर कैसे बढ़ते हैं, फिर आप समझोगे कि अलजेब्रिक इक्वेशंस क्या होती हैं, क्या इंपॉर्टेंस है लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड और बीच में साइन ऑफ इक्वालिटी की। और फिर आप पढ़ोगे अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, जिसके बारे में पूरी दुनिया ट्रोल कर रही है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर कहाँ काम आने वाला है। कहीं काम आए ना आए, इतना मान लो कि अगर आपको पढ़ाया जा रहा है, इट इज इम्पोर्टेंट। तभी आप उन वैल्यूज को पता कर पाओगे, तभी आप उन लॉजिक को बीच में ला पाओगे जो कि अलजेब्रा आपको निकाल कर देगा। तो आपको एक क्वेश्चन देता हूं जिसका आंसर ढूंढने के लिए आपको आगे बढ़ना है। वो क्वेश्चन ये है कि किसी पॉलिनोमियल, इक्वेशन और आइडेंटिटी में डिफरेंस क्या होता है। इसका आंसर ढूंढो, आपका अलजेब्रा और भी ज्यादा अच्छा हो जाएगा। अब ये टॉपिक एक ऑप्शनल टॉपिक है, लेकिन क्योंकि ये 6th, 7th और 8th
तीनों क्लासेस में बार बार आता है, तो इस टॉपिक को करना बहुत जरूरी है, दैट इज डेटा हैंडलिंग। तो आपको समझ में होना चाहिए कि डेटा क्या होता है। आज इतनी बड़ी ब्रांच सामने निकल कर आ चुकी है, डेटा साइंस, उसका क्या रोल है हमारी लाइफ में, और डेटा को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ पिक्टोग्राफ। इसको पिक्टोग्राफ भी कहते हैं, वो आपने ग्रेड 6 में पढ़ा है। बार ग्राफ ग्रेड 7 में पढ़ा है। हिस्टोग्राम और पाई चार्ट्स ग्रेड 8 में पढ़ा है। तो ये कहाँ काम आता है, कैसे डेटा को सिंप्लीफाई कर कर ऑर्गेनाइज किया जाता है, एंड डेफिनेटली मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसमें बच्चे मीन, मीडियन, मॉड, रेंज ऑफ डेटा ये सब निकालते हैं। इसको हम स्टैटिस्टिक्स कहते हैं बच्चों। तो डेटा को अंडरस्टैंड करने के लिए ये हमें बहुत हेल्प करता है। कैसे हम स्मार्ट डिसीजन ले सकते हैं, वो हमें डेटा हैंडलिंग सिखाता है। तो ये 10 टॉपिक जो है वो आपको हेल्प करेंगे। आई होप कि इस वीडियो से आपने डेफिनेटली कुछ ना कुछ सीखा होगा। अगर आप इन टॉपिक्स पर काम करते हैं बीइंग अ स्टूडेंट, तो आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प होने वाली है अपने बेसिक्स को सुधारने के लिए। और मैं ये एडवाइस देना चाहूंगा सभी टीचर्स को, उन पेरेंट्स को जो अपने बच्चों को खुद पढ़ाते हैं, अगर आप अपने बच्चों का मैथमेटिक्स अच्छा करना चाहते हैं, तो इन टॉपिक्स में आपको वो जड़ मिलेगी जो बच्चे की प्रॉब्लम है। अगर आप जड़ पर काम करेंगे, तो डेफिनेटली आप उनका मैथमेटिक्स सुधार पाएंगे। डेफिनेटली स्टूडेंट एक रोड मैप को फॉलो करते हुए अपने base को अच्छा बनाता चला जाएगा। सो विद दिस, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।